डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो जाने के बाद केमिस्ट्री का पूरा ही कॉन्सेप्ट बदल गया। तो रेडियो एक्टिविटी है क्या? सबसे पहले मैं आपके बेसिक्स को क्लियर कर दूं कि कुछ एटम्स ऐसे, आप तो ये तो जानते हैं कि एटॉमिक मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है आपके प्रोटॉन से। तो कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जिनमें कि न्यूट्रॉन्स अगर ज़्यादा हैं, यानी प्रोटॉन से थोड़े ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। और न्यूक्लियस जब स्टेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई प्लेस तो आपका उतना फिक्स है, न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसका चार्ज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हैवी न्यूक्लियस होने की वजह से उसके अंदर से तरह तरह की रेज या एनर्जी के रूप में वो स्प्लिट होता रहेगा, यानी न्यूक्लियस उसके अपने मास को थोड़ा थोड़ा लूज करता रहेगा। अब ये जो रेज हैं ये बाद में खोजी गई कि इनका नेचर पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रल भी है। इन रेज को नाम दिया गया अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, जिनके लिए ग्रीक वाले सिंबल भी हैं आपके अल्फा बीटा गामा। तो ये ढूंढ लिया गया। अब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, इनके न्यूक्लियस से एनर्जी स्प्लिट होती रहती है। इनमें एक है आपका यूरेनियम है, रेडियम है जिसकी मादाम क्यूरी ने, जिसके लिए नोबेल अवार्ड भी मिला इसकी सब के लिए, पोलोनियम है, थोरियम है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं इनका हैवी न्यूक्लियस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है अल्फा बीटा गामा रेज को रिलीज करने के लिए। तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की वजह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो पॉसिबल हुए आपकी। तो सीधी सी बात है, अगर आप लर्न करें और उसको समझाना चाहें तो फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट, सो द कॉमन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी किसी भी न्यूक्लियस के स्पॉन्टेनियस, यानी आपको कहीं अलग से कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही वो सब्सटेंस इतने ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं कि वो रेज को स्प्लिट करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन माने एमिट करना, अपने आप में एक्टिव होते हैं। तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कहना चाहिए रेडियो एक्टिव हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम वगैरह, तो ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। इनमें जैसे मैंने बताया 3 पार्टिकल्स या 3 रेज जो हैं मेनली होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। सबसे पहले बात आती है अल्फा रेज की। तो अल्फा रेज आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। जो हीलियम, जो आप जानते हैं एक नोबेल गैस है, हीलियम के अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन ही बचेंगे। तो हीलियम He2 पॉजिटिव अगर चार्ज कंडीशन में चला जाए तो उसके सिमिलर होती हैं। मास जो होता है इनका 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और चार्ज जो होता है इनका वो आपके नाइट्रोजन से जस्ट डबल पॉजिटिव में, यानी +2 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आपको मालूम ही है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो +2 चार्ज होता है आपकी अल्फा रेज का, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जैसे प्रोटॉन जहाँ रिलेटिव में बात करें इलेक्ट्रॉन से के सिमिलर होता है, वहीं अल्फा रेज उससे डबल होती हैं पॉजिटिव में। तो नेक्स्ट आती हैं आपकी बीटा रेज। ये निगेटिवली चार्ज हैं और जो EM वैल्यू से निकाला गया वो लगभग कैथोड रेज के बराबर ही है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम, यानी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इतनी पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होती। स्ट्रीम्स का मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखें अगर स्प्लिट हो रहे हैं तो आप उनको बीटा रेज के रूप में कंसीडर करेंगे। और ये आपके निगेटिवली चार्ज होती हैं, इनका जो नेचर है वो निगेटिवली चार्ज है, बिल्कुल आपके सेम एज कैथोड। अब थर्ड आती हैं आपकी गैमा रेज। ये हाईली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। चार्ज इन पर नहीं होता बिल्कुल न्यूट्रॉन की तरह कोई भी, और मास भी इनमें नहीं होता, नेग्लिजिबल मास। तो गामा रेज बिल्कुल न्यूट्रल हैं, बीटा रेज निगेटिवली चार्ज हैं, और आपकी अल्फा रेज जो हैं आपकी पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये 3 तरह की रेज किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से स्प्लिट होती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कहना चाहिए कि आपकी बीटा रेज है वो निगेटिवली चार्ज है, वहीं गामा रेज की आप देखें कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। तो ये गैस, ये सब्सटेंस क्या हैं, चूँकि रेडियो एक्टिव हैं तो कंपोजिशन को चेंज करते हैं केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस में। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा स्टूडेंट कि किस तरह से बनाए गए भाई ये। तो आप देख रहे होंगे इक्विपमेंट जो मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं इजीली
कि कोई ऐसा सब्सटेंस आपको लेना पड़ेगा जिसमें कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को स्टोर किया जा सके। तो लेड ब्लैक यूज़ करा जाता है जिससे कि वो इससे कोई रिएक्शन नहीं करते। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मोटी थिन लेयर यूज़ करते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा रेज में कोई पेनिट्रेटिंग पावर वाला सब्सटेंस बाहर ना आ जाए। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा, जब आप उसको बहुत थोड़े सरफेस एरिया में रखेंगे तो वह अल्फा बीटा गामा रेज बनाएगा ही, वो आगे की तरफ चलेंगी आपकी। तो यहाँ जो आप अपनी शेड लेंगे वो होल्स वाली होंगी जिससे अल्फा बीटा गामा रेज इजीली आपकी निकल सकें सीधी सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो होगा क्या कि यहाँ आप इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स रखेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, जो निगेटिव चार्ज वाली प्लेट होंगी, अल्फा रेज का आप जानते हैं नेचर, पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो झुक जाएंगी आपकी निगेटिव वाली तरफ। वहीं बीटा रेज का आपको नेचर पता है, निगेटिव है तो वो आपकी किधर पास होंगी, वो थोड़ी झुकेंगी आपकी पॉजिटिव पार्ट की तरफ। गामा रेज आप जानते हैं कि वो किसी तरफ झुकती नहीं है, तो वो न्यूट्रल है, वो सीधी सीधी जाएंगी, वो किसी से कहना चाहिए इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन पर आएगा ही नहीं किसी तरह का। तो वो सीधी सीधी आपकी स्ट्रेट चलेंगी। इस तरह से तीनों रेज को, अल्फा रेज को भी अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बीटा रेज को भी अलग कर सकते हैं और गामा रेज को भी अलग कर सकते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिविटी के द्वारा इन तीनों रेज को अलग अलग स्टोर करा जाता है। और स्टोर भी नहीं करा जाता, इनको फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा हमें जो भी रेज अपने किसी एक्सपेरिमेंट में चाहिए होती है तो प्रोड्यूस करी जाती है और आगे के अपने कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, चाहे अल्फा रेज के द्वारा हो या गामा रेज के द्वारा हो या बीटा रेज के द्वारा। तो जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हो गई तो रदरफोर्ड के दिमाग में आइडिया आया कि किस तरह से एटम का बिहेव होता है, किस तरह से उसके फंडामेंटल पार्टिकल बिहेव करते हैं। तो कुछ इसी के इक्विपमेंट के द्वारा उन्होंने अल्फा रेज को प्रोड्यूस करा और अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, जिसको हम रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। आई थिंक यहाँ तक के पॉइंट में आप समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिविटी चीज़ क्या है, किस तरह से रेडियो एक्टिविटी में किस तरह की वेव्स आपकी बनती हैं, रेज बनती हैं और रेज का नेचर क्या होता है। और सभी तरह के सब्सटेंस जरूरी नहीं है कि वो रेडियो एक्टिव हों। जो भारी न्यूक्लियस हैं जैसे यूरेनियम है, पोलोनियम है, सिर्फ वो ही रेडियो एक्टिव आपके हो जाएंगे। स्टूडेंट, आपने ये मॉडल पढ़ा होगा। सबसे पहले जो मॉडल ऑफ एटम दिया वो थॉमसन ने दिया, वही थॉमसन जिन्होंने आपकी कैथोड रेज यानी सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। आप देखेंगे उन्होंने जो अपना मॉडल बनाया, उन्होंने बताया कि बिल्कुल जिसको उन्होंने नाम दिया रेजिन पुडिंग मॉडल, आप देख रहे हैं उन्होंने कोई सिस्टमेटिकली नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज भी बिखरा हुआ है एटम में, नेगेटिव चार्ज भी बिखरा हुआ है, जो एम्बेडेड हैं आपके इलेक्ट्रॉन को ऐसे मानिएगा जैसे सीड हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने अपना मॉडल बनाया। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाने के कॉन्सेप्ट से है, चूँकि उन्होंने अपना मॉडल बनाया, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। फिलहाल बाद में पता लगा कि वो पूरी तरह से सही नहीं है, इस तरह से नहीं है, बहुत डेफिनेट तरीके से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अपने पाथ को रखते हैं। तो जे थॉमसन प्रपोज देन एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज अंडर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज रेजिन पुडिंग मॉडल। दिस मॉडल कंपेयर टू विथ वाटरमेलन मॉडल, पॉजिटिव चार्ज इन विच सीड्स इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। तो रेजिन पुडिंग मॉडल इसको कहा गया। उन्होंने तुलना की इसकी, एक कहना चाहिए आपके तरबूज की तरह, जैसे तरबूज होता है उसमें सीड हैं आपके और रेड कलर का फ्लसी मटेरियल देखेंगे, तो उन्होंने बताया कुछ इस तरह से ही जो सीड हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं और वो जो आपका फ्लसी मटेरियल आप रेड देखते हैं वो लगभग पॉजिटिव चार्ज है। तो जे थॉमसन का मॉडल जो देखेंगे वो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसका रिवॉल्व करता है या किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव चार्ज कैरी कर पाता। वो इतना कह गए कि वो यूनिफॉर्मली सेम यानी बराबर बराबर डिवाइड होते हैं, इसीलिए आपका एटम बैलेंस होता है। तो बात आई बाद में फिर जिसको सबसे ज़्यादा सराहा जाता है, तो रदरफोर्ड ने कुछ इस तरह का अपना मॉडल एक कहना चाहिए डिज़ाइन किया। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वहाँ जो उन्होंने यूज़ करे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में सिर्फ अल्फा पार्टिकल को यूज़ करा, तो इसलिए इसका नाम है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी पड़ गया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने किस तरह से अल्फा पार्टिकल बनाए, सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा सेम, लेड शील्ड यूज़ करी, गोल्ड फॉयल को यूज़ करा, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई और उन्होंने बहुत सारे सेंटिलेशन को देखा कि किसी एटम में टकराने के बाद किस तरह का बिहेव एटम शो करता है।
और मूवेबल माइक्रोस्कोप देखी उन्होंने, जो बार बार कहना चाहिए सर्च कर रही थी। जिंक सल्फाइड की एक लेयर बनाई जो अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्टर है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या बिहेव दिखा रहे हैं स्ट्राइक होने के बाद। ये बहुत सारा उन्होंने इक्विपमेंट अपना बनाया। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी रदरफोर्ड ऑब्टेन अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इस तरह से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। अब उनके एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकल के आए। सबसे पहले उन्होंने देखा, आप देख रहे हैं इस तरह से किसी भी एटम में, जैसे गोल्फ ऑयल में आप देख रहे हैं कि एटम जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो बहुत कम देखते हैं कि लगभग 99.99% तो सीधे सीधे ही वापस होगा, यानी ए। तो ए मीन्स कि बहुत कहना चाहिए कि लार्ज डिफ्लेक्शन, वो बगैर छुए ही सीधे सीधे बाहर आ गए। स्मॉल डिफ्लेक्शन यानी कुछ थोड़ा बहुत टकराए तो बहुत कम क्वांटिटी में, और सबसे कम जो वैल्यू रही वो अनरिफ्लेक्टेड कहना चाहिए कि जो कि सीधे सीधे अपने पाथ में वापस आ गए। पॉजिटिव चार्ज चूँकि अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ऐसे थे जो कहना चाहिए कि टकरा कर वापस आ गए। बैक स्कैटरिंग दिखाई उन्होंने। तो ऑब्जर्वेशन जो रहे आपके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाले, उनमें सबसे पहला था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इन 99% पास थ्रू गोल्ड फॉयल, वो बगैर टकराए वापस आ गए अनरिफ्लेक्टेड। तो इससे उनका कंक्लूजन निकला कि बहुत ज़्यादा स्पेस एटम में है। सेकेंड वाला जो ऑब्जर्वेशन था, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गो डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी बहुत थोड़े ही ऐसे थे जो कि थोड़े बहुत एंगल उन्होंने चेंज करा, उनका अपना एंगल बदल गया, वो सीधे सीधे 180 डिग्री पे ना होकर थोड़ा सा वो अपने एंगल को झुका गए। तो उनका कंक्लूजन ये था कि हैवी पॉजिटिव मास कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नेचर होता है पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने पाथ को बदल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें एक बहुत तगड़ा हैवी पॉजिटिव मास है जो एंगल को बदल रहा है आपके अल्फा पार्टिकल की बीम का। अब उनमें 20,000 में कोई एक ही ऐसी रेस थी जो पास नहीं कर पाई, ना एंगल बदला, और वो पूरी की पूरी कहना चाहिए बैक हो गई, वो बिल्कुल अपने पास से टकरा कर दूर से उसी वे में आगे की तरफ बढ़ गई, यानी अपोजिट कहना चाहिए डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया। ये बहुत थोड़ा था। अगर 20,000 उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बीम कहना चाहिए छोड़िए तो उसमें सिर्फ 1 ही ऐसी कंडीशन रही। तो अब आप समझ सकते हैं कि 20,000 में सिर्फ 1, तो क्या कंडीशन रही होगी। इस तरह से उन्होंने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को कहना चाहिए बनाया और एक मॉडल ऑफ एटम देने में वो सफल रहे। अब उनके कंक्लूजन क्या रहे। पहला कंक्लूजन तो यही रहा जो उन्होंने बताया कि इन एन एटम द एंटायर मास एंड द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a very small region at center known as nucleus। उन्होंने बताया कि जो किसी भी एटम का एंटायर मास है वो न्यूक्लियस में स्टोर होता है। सेकेंड बात बताई उन्होंने कि जब पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के पास होता है जो चार्ज है पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। सभी एटम्स में कहना चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग होगा। थर्ड चीज़ जो बताई उन्होंने, द मास इज द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड सम अदर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो मास जो डिपेंड कर रहा है वो बहुत अलग अलग पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जो नहीं कि टोटल प्रोटॉन पर ही हो, उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, वो न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, और ये भी लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। फोर्थ जो कंक्लूजन था वो था कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच बैलेंस पॉजिटिव चार्ज, दस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल चारों तरफ होते हैं, सराउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो उनको कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज को। न्यूक्लियस जो है आपका इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तो नहीं बता पाया। उन्होंने कहा कोई और अलग पार्टिकल होगा, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कि प्रोटॉन के अलावा कोई ऐसा पार्टिकल होगा जो कि पूरा हैवी मास बनाता है। इलेक्ट्रॉन उसको पूरी तरह से रिवॉल्व करते हैं और वो उस पार्ट में पाए जाते हैं जिसको कहना चाहिए जहाँ से अनरिफ्लेक्टेड अल्फा रेज आपकी सीधी सीधी पास हो गई। तो उन्होंने बताया ये वाला पार्ट आपका निगेटिवली चार्ज है। फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक था वो था इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट आर रिवॉल्विंग द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके स्टेशनरी नहीं होते, यानी स्टेबल नहीं होते, वो न्यूक्लियस का रिवॉल्व करते रहते हैं, बहुत तेज़ स्पीड से करते हैं। सिक्स कंक्लूजन था द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन से बंधे रहते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो बंधे रहते हैं, बाइंड रहते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज एम्प्टी। तो बहुत सारा स्पेस एटम में बहुत खाली होता है और न्यूक्लियस के लिए अगर उसके कंपैरिजन की जाए तो बहुत ही थोड़ी जगह को न्यूक्लियस कैरी करता है या उसमें कहना चाहिए पाया जाता है। इस तरह से रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन को निकाल पाए, अपनी बात को प्रूव कर पाए। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम का जो ग्रेड दिया जाता है वो आपको रदरफोर्ड को दिया जाता है। और एटम के बारे में भले ही चाहे वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, लेकिन काफ़ी हद तक वो एक कॉन्सेप्ट को देने में सफल रहे कि अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर होगा तो किस तरह से होगा, न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, न्यूक्लियस में किस तरह से पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या होगा। ये बहुत सारा कंक्लूजन को प्रूव कर पाए अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो आई होप स्टूडेंट कि आप ये सब चीज़ें पॉइंट समझ गए होंगे। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को आप समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया है। आपके दिमाग में जे थॉम्सन मॉडल भी बैठा होगा, वो भले ही चाहे सक्सेस नहीं है आज के टाइम से, लेकिन हमारे स्टडी का पार्ट है, तो आप ये भी समझे होंगे। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किस तरह से हो गई आपको ये भी समझ में आया होगा। अल्फ़ा बीटा गामा रेज का नेचर क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आज आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।